अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों में हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके ख़ित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। और अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा है, जिसके बाद अहम पेशरफ़्त सामने आई है, जिसके मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मतवक्के है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मतवक्के है। जबकि अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। अलबत्ता मुज़ाकरात के लिए तय तारीख का इंतज़ार अभी जारी है और दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद की तरफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इस्लामाबाद का मुतवक्के दौरा इस अमल को एक अहम मोड़ दे सकता है और मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की राह हमवार कर सकता है। ताहम इस सिफारती पेशरफ्त के साथ ही एक तरफ तो अमरीकी सर ट्रंप के बयानात एक मुतज़ाद हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं, जहाँ एक जानिब वो मुस्तकिल मुआहदे की बात करते हैं और दूसरी तरफ सख्त अस्करी बर्तरी के दावे और ईरान की दाखिली कमज़ोरियों का जिक्र करते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि ईरान के पास अभी मौका है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदी से फैसला करे, ताहम वक्त उसके हक में नहीं रहा। ईरान के खिलाफ जारी दबाव और नाकाबंदी इस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक उसे ज़रूरी समझा जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका कंट्रोल है और उसकी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं सकता। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि अमरीका का मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल ना कर सके और ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील को कबूल कर ले, जिससे ये सवाल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि क्या दबाव और मुज़ाकरात बैक वक्त मुअस्सर हो सकते हैं या ये तर्ज़ अमल अदम एतमाद को मज़ीद गहरा करेगा। ऐसे में अगरचे आलमी तासुर और अमरीका और इसराइल को इस कशीदगी का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन ईरान के लिए भी ये एक नाजुक मरहला है जहां मुज़ाकरात से गुरेज उसे अमन की राह में रुकावट के तौर पर पेश कर सकता है। यूं इस्लामाबाद में मुमकिन बातचीत न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम इम्तिहान बन चुकी है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे जो हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। आमिर साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमें माहिर बैन अक़वामी अमूर उस्मान शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब, आपके वक्त के बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मसूद साहब, इतने दिन हो गए इसी मुआहदे के इंतज़ार में, तो अभी हालात आपके ख्याल में किस तरफ इशारा दे रहे हैं, मुआहिदा या फिर जंग? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ अभी काफ़ी एक अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करती है और किसी भी सिमत चीज़ें जा सकती हैं, मगर एक आप बुनियादी चीज़ अगर देखें, और मेरा ख्याल में इस पे बहुत सारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, कि जो एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है दुनिया जो है, जिसमें जिस तरह से प्राइसेस और जो इनसिक्योरिटी फूड की और फ्यूल की हो रही है आने वाले दिनों में, और हो भी चुकी है काफ़ी सारे मुल्कों में, तो मेरा ख्याल में ये एक कंसेंसस है और दुनिया की तमाम कुव्वतें, चाहे वो यूरोपियन हों, चाहे वो चाइना, रशिया वगैरह, और जो मिडिल ऑर्डर कंट्रीज हैं, वो तमाम चाहती हैं कि इस वक्त मतलब किसी तरह से ये रिलीफ मिले और अमन की तरफ जाया जाए, और दोनों फरीकैन भी चाहते हैं। लेकिन हम शुरू से कह रहे हैं कि इधर जो स्पॉइलर का किरदार है वो जो है इजराइल ने अदा करना है और करेगा, और वो कर रहा है। तो क्योंकि इस स्टेज पे अगर एक ईरान को अगर आप कहें कि इस स्टेटस को में अगर जंग खत्म होती है, तो ईरान डेफिनेटली एक फोर्स के तौर पे आएगा और एक पावरफुल, आप समझें कि नैरेटिव के साथ ये जंग खत्म होगी जो कि ईरानियन के फेवर में है। और वही हम देख रहे हैं कि इजराइल नहीं चाहता, और उसका जो एक ग्रेटर इजराइल का जो एक बुनियादी उसका जो एक मकसद है, उसको पॉज मिलेगा। तो ये कहना कि ये अभी जो अमल है ये एक पीसफुल नेगोशिएशन की तरफ जाएगा, इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, और दो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो अब सामने आए हैं, जी। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अब नजर आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल है।
तो आप ये देखें कि कहाँ हमने बात शुरू की थी कि जी चेंज ऑफ रिजीम वाला सिलसिला है, न्यूक्लियर वाला सिलसिला है, ईरान जो है वो प्रोएक्टिवली अटैक करने वाला है इसराइल और अमेरिका पे, एंड फाइनली जो एक 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 जो एंड अप हुई है इस चीज, वो जी। कंट्रोल ओवर द होर्मुज है। और ये चीज बुनियादी तौर पे मैंने पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में यही कही कि अमेरिका का जो एक एक जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट पावर है। आमिर मसूद साहब, जैसे कि अब्बास इराक़ची अब आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी करेंगे, क्या इसको मुज़ाकरात का हम हिस्सा समझें? क्या मुज़ाकरात के बाद मुआहदे के करीब हम पहुंचे हैं, या अभी कुछ मजीद मामला तय करने के लिए वो आ रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है अब्बास अरागची साहब का आना, और फिर जितनी सफारती कुव्वतें जितनी सफारती कोशिशें करता रहा है पाकिस्तान, उसके बाद ये फाइनली अगर ये आना भी जो है एक बड़ी इनकरेजिंग चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ है। इसको उसी ज़ुमरे में लेना चाहिए और इस अमल को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और जो एक एक टेम्परेरी पीस जो हुआ है, उसको जारी रहना चाहिए। ये चीज़ें भी एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और इन चीज़ों से भी एक रिलीफ मिलती है तमाम दुनिया को। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये एक कड़ी है। अभी मराहिल हैं जो तय करने वाले हैं, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि 2-3 मेजर इश्यूज़ जो सामने आ रहे हैं, उसमें कंट्रोल ओवर हॉर्मोज़ जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है इस वक़्त, और वो कभी भी ईरान आए, मेरा नहीं ख़्याल कि वो कभी भी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि अमेरिकन फ़ोर्सेज़ उधर आके बैठ जाएँ और पूरा इस चोक पॉइंट का कंट्रोल करें, जो कि अमेरिकन्स चाहते हैं कि सही। वो चाहे बाब मंदब हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ मलाका हो, या वो नॉर्थ अटलांटिक हो जहाँ पे रशिया को वो चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड लें हम, और ब्लैक सी हो जहाँ पे इस वक़्त रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। तो ये तमाम चोक पॉइंट्स हैं जो वो चाहते हैं कि कंट्रोल रखें, और ये डोमिनेंट पावर जो होती है उसका हमेशा कोशिश होती है कि जो जहाँ से लॉजिस्टिक्स जाती हैं, जहाँ से पूरी एनर्जी कॉरिडोर है जो बने हुए सारे, उनका एक एक कंट्रोल रखा जाए, जो कि सही। पहले अमेरिका नॉर्मल तरीके से तो नहीं ले सका और ना वो रोक सका चाइना को। तो इन चोक पॉइंट्स को वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह से उसका कंट्रोल लिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियन हुकूमत या ईरानियन लीडरशिप इतनी सेक्रीफाइस और सफरिंग करने के बाद इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का कंट्रोल जो है अमेरिका को दे दें। और ये ट्रंप बिल्कुल। के बयानात जो बार-बार आ रहे हैं, ये कोई एक खुशकिन आप कहें कि चीज़ नहीं है, कि वो एक पॉज़िटिव चीज़ नहीं है, एक डील की तरफ जाने के लिए या किसी तरह का मुआहदा हो, कि वो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका ने ले लिया है, और राइट। ये आज सुबह से खबर चल रही है। तो इसका कहना जो है वो एंटाइस करने की बात है ईरानियंस को, जो कि ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके बिल्कुल हैं, आमिर बहुत साहब, उन्होंने और सैक्रिफाइसेस हमने की देखा हैं। है कि ईरानी बड़े टफ निगोशिएटर जो है वो साबित हुए हैं। लेकिन उस्मान साहब, पहले ये हो रहा था कि ईरानियों को हम फ़ोन कर रहे थे, उनके वज़ीर ख़ारजा को, आला क़यादत को यहाँ से फ़ोन गए कि जी आप लोग आएँ और इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, मुआहदे के करीब पहुँचे। पाकिस्तान की बड़ी एफ़र्ट्स हैं, और अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि 28 फरवरी से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान की इतनी एफर्ट्स हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 70,000 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो पाकिस्तान की एफर्ट्स पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अब ये हुआ है, अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल को कॉल की है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कॉल की है, और वो आज रात आ रहे हैं। ये किस तरफ इशारा है? क्या कोई पॉलिसी में लचक देख रहे हैं ईरान की आप? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में जिस तरह से बात की अरवाइस मार्चर साहब ने, कि जिस तरीके से उनका आना, उसकी उस हवाले से उसकी रिसेप्शन जो बड़ी पॉजिटिव है, और डेवलपमेंट के तौर के ऊपर इसे मैं देखता हूँ कि ऐसे वक्त के अंदर जब इरानियन जो है उनके मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली नहीं आ रही थी इस मुज़ाकरात के हवाले से, और उसे गैर संजीदा तस्वुर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उनके वज़ीर ख़ारजा का यहाँ टच डाउन करना, ये चीज़ का मेरे ख्याल में तस्दीक है कि वो बामकसद और बामानी मुज़ाकरात के लिए मामलात को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, असल जो लीडरशिप है उसका महाज जो है वो इस वक्त उनका अपने मुल्क के अवाम के साथ जो है मामला है, क्योंकि वो चाहते हैं ये तासुर जो है किसी सूरत के अंदर जो है वो ज़ोर ना पकड़े कि वो जो मैदान जंग में जंग जीती है वो टेबल के ऊपर हार गए हैं। और अमेरिका मुझे लगता है कि वो डील से ज़्यादा जो हैं वो अपने वोटर्स पे नज़र रखे हुए हैं। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ है, और वो डील से ज़्यादा हेडलाइंस में इंटरेस्टेड हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से वो पॉलिटिकल ट्रॉफ़ी उठाएँ, और मई के अंदर जो प्राइमरीज़ वहाँ पे होंगी या डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, क्योंकि आप देखें कि मार्च से वहाँ पे कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और एप्स्टीन फाइल वो एक बड़ा इशू था जिससे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए जंग के अंदर गए। अब जंग के अंदर भी 40 दिन के बाद खुद जो है अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर उस ईरानी रजीम के साथ जो है मुज़ाकरात कर रहा है। वहाँ पे सर्वेस देख लें, पोल्स देख लें, अपर हाउस के अंदर देखें स्लिम मेजॉरिटी है, 53 सीट्स हैं रिपब्लिकन्स के पास, 47 उनके पास हैं, और 33 सीट्स के ऊपर कंटेस्ट होने जा रहा है। तो हाईली लाइकली है कि वहाँ के ऊपर भी
जो हेड ऑन कोलिजन है उसके अंदर भी सफ़र कर सकती है रिपब्लिकन, और लोअर हाउस में तो सिर्फ 2 वोट्स हैं इनके पास, 217 219। अगर 3 वोट्स वो सिक्योर करने में कामयाब हुए तो कांग्रेस तो हाथ से चली जाएगी, लेकिन लोअर हाउस तो डेफिनेटली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। उसके अलावा मेगा बेस के अंदर चेक करें कितनी वो फ्रैक्चर्ड हो चुका हुआ है, और वहाँ पे जिस तरह से टक्कर कार्सन ने एक महाज खड़ा किया था और उसके अंदर जो कैंट ने आपको पता होगा रिज़ाइन किया, और फिर पेंटागन के अंदर आप चेक करें, आपने बहरिया का सेक्रेटरी हटा दिया, आपने आर्मी चीफ जो है उसको हटा दिया, आपने सैक कर दिए 6 जनरल्स आपने, और जो वहाँ पे इस वक्त आर्मी के सेक्रेटरी हैं डरकोल्सन, उनकी लड़ाई जारी है इनके साथ है, और वो जो हैं जेडी वैंस के पुराने दोस्त हैं, तो वहाँ के ऊपर भी हमें फ्रिक्शन का माहौल नज़र आता है। और डोनाल्ड ट्रंप के अलाइज उनके साथ नहीं है, गल्फ स्टेट उस तरीके से उनके साथ नहीं खड़ी हुई हैं, तो एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इडियोसिंक्रेटिक एक जो उनका अप्रोच है और ये क्योस और जो कन्फ्यूजन है ये बाय डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, और उसकी बड़ी रीज़न ये उनके सारे ट्वीट्स जो हैं उनका मुखातिब जो है वहाँ की मैसेज है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोल्ड जो कन्फ्रंट्रेशन है वो नैरेटिव मैनेजमेंट के अंदर उनके लिए काम आए। इट इज़ येट टू बी सीन कि ये ट्रांसलेट कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ फॉर श्योर मैं यकीन से कहता हूँ जो चीज़ ईरानी उन्हें मैदान जंग से नहीं उन्होंने उठाने दी वो किसी सूरत में टेबल से नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, बड़ा अहम नुकता उस्मान साहब आपने उठाया है, लेकिन आमिर मसूद साहब, जिस वक्त ये बात तय हो रही थी या जिस वक्त ये खबर जो है वो सामने आ रही थी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने मुख्तसर वक्त के साथ जो है वो आज रात पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइम अमरीकी वज़ीर जंग और वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट जनरल डैन केन के साथ जी न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। वो कहते हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं वहाँ पर आ जा नहीं सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान का मुहासरा जारी है और हम ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो डील हासिल करे। इतनी अच्छी डील अगर वो दे रहे हैं तो ईरान उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा? और आपको क्या लगता है कि पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि अमेरिका की भी एक मजबूरी है कि इस जंग को ख़त्म करे, लेकिन चीज़ जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो अमेरिका के पास कितना टाइम है और ईरान किस हद तक तैयार बैठा हुआ है? देखिए, ये अब जो इस वक़्त जो स्टेज है ना, वो ये है कि कौन पहले ब्लिंक करता है। और ये अब एक एक गेम ऑफ एंड्योरेंस और स्टेमिना वाली चल रही है। और जिस तरह अभी ज़िक्र भी किया कि अंदर से एक पब्लिक की अमेरिका की जो वॉइसेस हैं वो उठ रही हैं और वो बड़ी नेगेटिवली हैं ट्रंप की फ़ेवर के लिहाज से अगर देखा जाए। और एक प्रेशर है उनके ऊपर जो कि चल रहा है। अगर ट्रंप के बस में होता तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते में ही ये जंग शायद वो ख़त्म कर देते, लेकिन कई चीज़ें उनके बस में नहीं है। क्योंकि इज़राइल का एक अपना ऑब्जेक्टिव है और इज़राइल का बहुत कंट्रोल है। ज़ायनिस्ट की एक जो लॉबी है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अमेरिकन की इस वक़्त रूलिंग एलीट पे। और सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है, दे आर द वंस हू आर मूवर्स एंड शेकर्स आप कहें। तो वो नहीं चाहते कि ईरान इस पोज़ीशन में जंग-बंदी हो जब तक कि कोई ना कोई टेंजिबल रिज़ल्ट नहीं आ जाता, रिजीम के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, चोक पॉइंट्स पे कंट्रोल नहीं होता, उनके आर्सनल्स को ख़त्म नहीं किया जाता। और एक जो सिक्का वक्त है इसका इज़राइल का वो नहीं बनता, और जो ग्रेटर इज़राइल के उसके अज़ाइम हैं उनको तक़वियत नहीं मिलती, तो वो नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट उनको कोई सेटिस्फेक्शन होगी। और ईरान जो है वो आप समझ लें कि आखिरी दीवार है जो कि खड़ी है। और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, तो ये एक काफ़ी उनके लिए सरप्राइज वाला एलिमेंट भी था। तो बिल्कुल। वो एक स्पॉइलर के तौर पे रहेंगे। मैं इस चीज़ को डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव देखना चाहिए कि उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ईरान के, लेकिन उन लोगों ने भी जो उनको अंदर से इंटरनल प्रेशर्स हैं, वो एक लीडरशिप देख चुकी है। एक लीडरशिप ऐसी जिसने कि बहुत सैक्रिफाइसेस की हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अमेरिकन्स भी और इज़राइलीज़ भी। और उन्होंने एक कॉस्ट इनके ऊपर डाली है अमेरिकन्स और इज़राइलीज़ पे, जो जंग इतनी अरसे तक सस्टेन की है। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी कुछ जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्लियर होना और उनको वाज़े तौर पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के लिए। जब तक ये हॉकिश किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, चाहे वो हेक्सवर्थ से है, चाहे वो ट्रंप की तरफ से हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस तरह से हो सकती है। जबकि इस वक़्त ये टाइम बड़ा मुनासिब है जी। कि इसको किसी तरह से दुनिया को रिलीफ दी जाए, अमेरिका को खुद उनकी पब्लिक को रिलीफ दी जाए, बजाय इसके कि इसको ईगो का मसला बनाया जाए। और ये बड़ा राइट टाइम है कि इसको किसी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म किया जाए, बजाय बिल्कुल। इसके कि आप एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करते रहें और वो एग्रीवेट होती जाएँ चीज़ें जो कि आपको इंटरनली भी एक नेगेटिव उसका दे रही हैं इमेज, और एक्सटर्नली तो डेफिनिटली पूरा ग्लोब जो है इस वक़्त अफेक्टेड है और एवरीबॉडी इज़ सिटिंग ऑन हिज़ टो, आप कह दें कि एज ऑफ द सीट पे बैठी हुई है पूरी दुनिया।
और ये देख रही है कि किसी तरह इस चीज से रिलीफ मिले। बिल्कुल तो जी, मैं पूरी दुनिया समझता देख हूं रही है। कि आमिर ये मसूद साहब, अभी कतर गुलामी की मासूद आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि कब ये जंग खत्म होती है, कब ये लोगों के मसाइल जो हैं वो खत्म होते हैं। मसला ये है ना कि ये अगर जंग खत्म होती है तो विन विन सिचुएशन वाली नहीं होगी। विन होगी और साथ में डिफीट होगी, किसी एक की विन दूसरे की डिफीट होगी, किसी एक की डिफीट जो है किसी दूसरे की विन होगी। लेकिन दोनों ममालिक को ये चीज़ मंजूर नहीं है और दोनों विन ही चाहते हैं। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। आमिर मसूद साहब आप हमारे साथ ही हैं, उस्मान शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा उस्मान शाहिद साहब, अभी आप अमेरिकन इलेक्शंस की बात कर रहे थे, वो तो हो रहे हैं और सबको ये पता चल चुका हुआ है और ट्रंप को भी अंदाज़ा है कि उन्होंने बहुत सा अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसे लूज़ किया है। अगर ये जंगबंदी हो जाती है और मुस्तकिल जंगबंदी रहती है, मुआहदे पर दस्तखत हो जाते हैं, तो क्या ट्रंप जो हैं वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो रिकवर कर पाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बहुत मुश्किल है और पुलों से काफ़ी पानी बह चुका है और मुज़ाकरात जो हैं वो जिस नौयत के हो रहे हैं, याद रखें, और बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इंट्रिकेट है। ये मुज़ाकरात के कई अदवार होंगे क्योंकि डिप्लोमेसी तो आपको पता है कि पूरे का पूरा प्रोसेस है। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि फौरी नतीजा खेज चीज़ उनके हाथ में आ जाए, शो केस कर सकें इलेक्शन के हवाले से, इरानियन उन्हें ये पोलिटिकल एडवांटेज जो है मेरा नहीं ख्याल वो लेने देंगे। और वो नहीं चाहते कि ईरान उनकी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने या ईंधन के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो। और इसीलिए, और देखें चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने ही संजीदा थे, असल में डोनाल्ड ट्रंप ने इस हद तक जो है ना वो अब विंडिकेटिव हो डोनाल्ड ट्रंप के, वो अपनी बात से फिर पीछे हटना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के हवाले से इराक़ी साहब ने ट्वीट करने के बाद अब नाए हुरमुज़ उन्होंने खोल दी। अब उसके बाद जवाबी मस्बत कदम भी दूसरी तरफ से आना चाहिए था। वो फिर कह रहे हैं जब तक डील नहीं होती मैं नाकाबंदी बंद करके रखूँगा। तो जब वो CBMs हैं नहीं उस तरीके से, फिर आपने लेबनान के ऊपर एक फ्रेजाइल सीज़ फायर कर दिया। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पे मैं देखता हूँ उसे ईरान की है, लेकिन दूसरी तरफ उनके एसेट आप रिलीज़ नहीं कर रहे। तो देखें, दे आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफ़ा उन्हें डिसीव कर चुके हुए हैं। इसीलिए आप देख लें जो वफ्द भेज रहे हैं, उन्होंने साथ ही कह दिया कि वो वफ्द जो है उसके अंदर बाकर कालीबाफ नहीं मौजूद उस तरीके से। और अब अमेरिका जो भेजेगा उसमें पता नहीं JD वैंस साहब उस तरह होते या नहीं होते, लेकिन ईरानी जो हैं एक संजीदा पोस्चर के साथ आ रहे हैं, यहाँ के ऊपर टच डाउन कर रहे हैं और वो चाहते हैं मुज़ाकरात हों। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के ऊपर है। पीट हेग्सेथ देखें, असल में इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ईरानी हारे हुए, डरे हुए, सहमे हुए जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं। देखें, ग्लोबल सुपर पावर 40 दिन के बाद मुज़ाकरात कर रही है, तो वो जो उनका प्रेस्टीज था वो तो डन एंड डस्टेड हो गया। F फैमिली के सारे तैयारे उन्होंने गिरा दी, आपके F-15, F-16, F-18, इवन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपकी F-35 उन्होंने हिट कर दिया। आप ठीक है लेके आ गए हैं वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर पैक्ड है, उसका डेक पूरे का पूरा जहाज़ों के साथ जॉर्ज W बुश है, लेकिन जो उन्होंने आपके सबसे बड़े पैरी बेड़े के साथ किया, गिराल्ड फोर्ड, उसे हिट किया $17 बिलियन का, और वो इस वक्त जहम चाट रहा है अपना वहाँ पे यूनान के साहिल पे, और गल्फ ऑफ ओमान से भी पीछे हट गया है। वो दूसरा इब्राहिम लिंकन है। तो मेरे ख्याल में वो जो अमेरिका क्रिएट करना चाह रहा था वो तो इंप्रेशन दुनिया में गया ही नहीं, चीज़ें तो अदरवाइज हो गई हैं। देखें, एक ऐसी दुनिया तश्कील पा रही है जिसके अंदर ईरान का बहुत बड़ा रोल है, और ये हम नहीं कहते, ये तो वहाँ के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रहे हैं कि ईरान जुज़वी तौर पे तश्कील दे रहा है और नताइज के ऊपर कंट्रोल ईरान का इस वक्त है। अब नाए हुरमुज़ की अगर हवाले से चीज़ें देखें, और याद रखें ये इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आप बिग थिएटर ऑफ वॉर नज़र आएगा, जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर रशियन और चाइनीज़ यहाँ के ऊपर मौजूद है। और वो क्या चाहते हैं, वो एक पैरेलल वर्ल्ड सिस्टम ऐसा खड़ा कर रहे हैं जिसमें वो बाईपास करना चाहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस को, और ये डी डॉलराइजेशन जो कि ब्रिक्स के तहत है, और साथ में स्विफ्ट सिस्टम को, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी हुई है कि ये आलमी राब्ते जो हैं एक इसे हथियार के तौर पे अमेरिका इस्तेमाल करता नज़र आ रहा है। इसीलिए देख लें पाकिस्तान में लोग जो हैं ईरानी करेंसी ख़रीद रहे हैं, 11% वो मुस्तहकम होगी हुई है, पर बैरल ऑयल जो है उसकी कीमत है वो बेहतर होगी हुई है। और ये सारा पोली क्राइसिस है, इसके अंदर कई क्राइसिस जुड़े हुए हैं, मजमूई तौर पे बिगाड़ आपके सामने है। देखें फ्यूचर वॉर्स में AI का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक है, दुनिया की करेंसी जो हैं वो डिप्लीट कर रही हैं, गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट जिस तरीके से शॉक वेव्स वहाँ के ऊपर आई हैं, एक ट्वीट आता है $106 से ऊपर ब्रेंट क्रूड वहाँ के ऊपर पहुँच गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में, और फिर सरहदी तनाज़ात जो हैं उनको हवा मिल रही है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई है। तो एक पैरेलल मॉडल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और इसके जियोपॉलिटिकल बेनिफिशरी रशियंस हैं और चाइनीज़ हैं। बिल्कुल जी, और चाइना का तो आपको पता है कि $300 बिलियन का एक मुआहदा है ईरान के साथ, और तेल जो है बहुत सस्ता जो है वो चाइना को मिल भी रहा है, तो उसके स्टेक्स तो बड़ी हाई हैं। लेकिन आमिर मसूद साहब, वो जो ट्रॉफ़ी की बात हो रही है पिछले 40-50 दिनों से, सर वो डोनाल्ड ट्रंप को ट्रॉफ़ी मिल नहीं रही। अभी ईरान जिस तरह से डिटा हुआ है तो लगता है कि वो ट्रॉफ़ी उसके हाथ लगने भी नहीं देगा, तो जब तक ट्रॉफ़ी उसे नहीं मिलेगी तो फिर मुआहदे वाली बात नहीं है। और आपको लगता है कि ये जो वीकेंड है ये मुआहदे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या फिर बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है?
जी देखिए, मैं समझता हूँ वीकेंड पे तो अमेरिकन कोई खास काम नहीं करते और कोशिश यही होती है उनकी कि वीकेंड जो है उस पे रखा जाए। मगर अगले चंद दिनों में कोई ना कोई फैसला ज़रूर होगा। अमेरिका के इस वक़्त जो देखें जो शॉट्स हैं वो अमेरिका कॉल कर रहे हैं और इस मतलब मुआहदे को अगर होना है तो उसमें अमेरिका को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। देखिए, अमेरिका के पास 2 ऑप्शन हैं। बिफोर द इलेक्शंस जो कि अभी मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में वो फैसले इन्हें करने पड़ेंगे कि या तो ये जंग खत्म की जाए या फिर कोई मेजर एक्शन किया जाए कि वो आप सेटिस्फाई कर सके अपनी पब्लिक को कि हमने ईरान को तहस नहस कर दिया, जिस तरह वो हमेशा स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। उन्होंने एक और कैरियर अभी भेजा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि अभी पहुंचा है उसी एरिया में। तो ईरान ही को मतलब वो एक किस्म का थ्रेटन करने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको कहा कि इट्स गेम ऑफ नर्व्स और इसमें ये देखना है कि आगे ब्लिंक कौन करता है। मेरा ख्याल में अगर किसी तरह का भी मिलिट्री एक्शन करता है इजराइल के कहने पे, अमेरिका और इजराइल दोनों, उनको कोई डिविडेंड्स हासिल नहीं होने वाले, बल्कि ये फर्दर एक आप कहेंगे ग्लोब जो है वो रिसेशन की तरफ जाएगा। अमेरिका के अंदर से जो है आवाजें उठेंगी, अंदर जो है उनकी करेंसी जो है वो डिप्लीट होगी और प्लस महंगाई की तरफ जाएगी पूरी की पूरी दुनिया और अमेरिका इटसेल्फ। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को या लीडरशिप को जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो उनकी अपनी पब्लिक की आवाज है जो कि अंदर से निकलती है और जो इस वक्त निकल रही है। तो वो एक फर्स्ट थिंग है। अगर तो वो नहीं करता एक्शन और इस स्टेटस को के सिचुएशन में चले जाते हैं वो और किसी पीसफुल मुआहदे में चले जाते हैं, तो अगेन पब्लिक विल कीप आस्किंग द क्वेश्चंस के ये इसके वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्योंकि हासिल इसका जीरो है। इतने लोग मारे गए, इतना मतलब 400-500 बिलियन डॉलर का जो है बजट एक आपने बिल इस वॉर का निकाल लिया, उसका क्या हासिल क्या हुआ। सो ये तमाम चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि अभी जो है एक बड़ी एक डेलिकेट पोजीशन में, एक डायलेमा में है ट्रंप, और उनको कोई फैसला करना है। जरूरी नहीं कि अगर इस स्टेज पे वो कॉल ऑफ करें तो उनकी कोई इज्जत में बहुत कमी आएगी या इट्स आप कह लें कि जीरो सम गेम फॉर हिम। देखिए, जनरल्स जो होते हैं या जो लीडर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि किस वक्त हमने पुल बैक करना है जी। और किस वक्त हमने फिर रीग्रुप करके दोबारा करना है। तो मे बी दिस इज द टाइम कि उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि बजाय इसके कि एक के ऊपर अपनी मिस्टेक को ज्यादा वो एग्रीवेट करें और ज्यादा वो अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचाएं, तो उससे बेहतर ये है कि एक विन विन सिचुएशन हो सकती है उनके लिए भी, दुनिया के लिए भी, ईरान के लिए भी, कि कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी ईगो को जरा जेरे ताक रखें और हॉर्मोज को फ्री छोड़ें जिस तरह से वो पहले था और पहले रहा है। और जो कंट्रीज उनकी जिनके लिटरल वाटर्स हैं या जिनकी वो बनती है बाउंड्रीज, उन्हीं को उसका हकदार हैं और उनको उनका कंट्रोल रहने दें। तो ये तमाम चीजें जो हैं फोर्स के साथ लेना अब इस ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है। चाइना, रशिया आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, वो इस रीजन के लोग हैं, उनको इससे बहुत एक तशवीश है। वो मे भी चुप आपको नजर आ रहे हों, बल्कि मगर ये कि उनके जहन में ये चीज जरूर है कि अमेरिका की प्रेजेंस इधर जो है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि किसी तरह से भी अमेरिका इनके ऊपर कंट्रोल रखे, कि जहां से 80% फ्यूल जो है वो चाइना का आता था। जी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी रशिया और चाइना की ईरान के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें देखते हुए अमेरिका को थोड़ा सा अकल के नाखून करने चाहिए और इन्फ्लुएंस जितना इसराइल का उन्होंने लिया हुआ है उसको बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल आमिर साहब, ये बड़ा मतलब बड़ा अहम होश के नुक्ता साथ आमिर साहब आपने उठाया है। लेकिन उस्मान साहब, अगर क्विकली आपसे मैं पूछ पाऊँ, दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं हम? जी जी, देर इज़ ए मैनी ट्विस्ट बिटवीन द कप एंड द लिप। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सिचुएशन इधर वे जो है ना वो जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना क्रेडिबल है ना रिलायबल है। उसकी वजह से अमेरिका की जो साख है खारजा पॉलिसी की हो जाए, दूसरी तरफ है वो काफ़ी हद तक उसे डेंट पहुंचा है। और डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बाईद नहीं है एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात के पहले 2 अदवार के अंदर वो अटैक कर चुके हुए हैं और इस वक्त वो और बुली कर रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन क्या उनकी कैपेसिटी है से नहीं कर सकती? बिल्कुल उस्मान साहब, आपने ठीक कहा और बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें वक्त दिया। आमिर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल जो है वो कम से कम 24 घंटों के लिए बंद कर दिया जाए ना, तो ये मुआहिदा जो है वो चंद घंटों की मार है, चंद घंटों में मुआहिदा हो सकता है। देखना होगा जी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, मुआहिदा होता है नहीं होता। फिलहाल छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात और ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल के असरात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मालियाती मंडियों में भी नुमायां तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन सिफारती पेशरफ्त ने ईरानी रियाल में हालिया उतार चढ़ाव को तक़वियत दी है, जिसकी बड़ी वजह क़यास आराई पर मबनी सरमायाकारी है। पाकिस्तान में भी कुछ सरमायाकार कम कीमत पर बड़ी मिकदार में रियाल खरीद कर इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अगर पाबंदियां नरम हुई और ईरान की मईशत में बेहतरी आई तो करेंसी की कदर में नुमाया इजाफा होगा।
अब आपको बताएं कि 28 फरवरी से पहले वाकई सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 2,500 पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ रियाल मिल रहा था, जबकि हालिया दिनों में इसमें कई गुना बेहतरी देखी गई है। अगरचे ये इजाफा मुस्तकिल नहीं बल्कि खबरों और तवक्कुआत के साथ जुड़ा हुआ है। इस खरीदारी के पीछे बुनियादी सोच ये है कि सस्ती चीज़ मुस्तकबिल में महंगी हो सकती है, मगर हकीकत यह है कि करेंसी की कदर में इजाफा सिर्फ तलब बढ़ने से नहीं बल्कि मुआशी बुनियादों जैसे कि महंगाई है, ज़र मुबादला के ज़खायर और सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। अब ईरानी रियाल में सरमायाकारी का हजम अभी गैर रस्मी और महदूद नौयत का है। ज़्यादातर छोटे सरमायाकार या सरहदी तिजारत से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं और 1 करोड़ रियाल की कीमत अभी पाकिस्तानी रुपए में चंद हज़ार के अंदर ही घूम रही है। बज़ाहिर करेंसी की कदर में इजाफा ईरान के लिए नफसियाती रिलीफ तो हो सकता है, मगर जब तक मुआशी ढांचा मजबूत ना हो ये पायदार फ़ायदा नहीं बनता। किसी करेंसी की कदर बढ़ने का मतलब आमतौर पर इसकी तलब में इजाफा या मईशत पर एतमाद का बढ़ना होता है, मगर अगर ये सिर्फ क़यास आराई हो तो ये बुलबुला भी साबित हो सकता है। पाकिस्तानी सरमायाकार इसमें इसलिए दाखिल हो रहे हैं कि एंट्री लागत कम है और मुमकिना मुनाफा ज़्यादा लगता है, मगर ख़तरात में अचानक कदर में कमी, लिक्विडिटी का फुकदान और पॉलिसी तब्दीलियाँ शामिल हैं। अगरचे ईरान के साथ तिजारत और ज़ायरीन के सफ़र में रियाल इस्तेमाल होता है, मगर इसे महफूज सरमायाकारी समझना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसकी कदर बहुत गैर मुस्तहकम है। अगर ईरान अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो रियाल में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, लेकिन इसी शिद्दत से कमी का इम्कान भी मौजूद है और इसलिए ये सरमायाकारी ज़्यादातर हाई रिस्क हाई रिटर्न नोयत की ही रहेगी। इसी पर बात करेंगे जी, हमें ज्वाइन किया चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब ने। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, पाकिस्तान में एक डी वैल्यूड करेंसी की ख़रीदारी में लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी बुनियादी तौर पर आपके ख्याल में क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जब 2018 में ईरान पे इकनॉमिक सेक्शन हट गई थी 2016 में, और 2018 में वो 10,000 से बढ़कर आखिरी 50,000 पाकिस्तानी के एवज 1 करोड़ ईरानी रियाल मिलता था। और जब दोबारा इकनॉमिक सेक्शन लगी तो ये कम हो गए 50,000 से 2,500 में। जंग से पहले ईरानी रियाल मिल रहा था 1 करोड़। अब जब जंग के बाद ये उम्मीद हो चली कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन हो रहा है और इकनॉमिक सेक्शन हट रही हैं, तो ये बढ़कर 10,000 तक भी चला गया। फिर दोबारा जब ये पोस्टपोन हुई और इसमें वक्फा आ गया और ये कम हो गए 5,000 का ईरानी रियाल जो है वो 1 करोड़ आ रहा है अभी इस वक्त। तो अब आज फिर कोई पॉजिटिव खबरें होंगी, शायद ईरान का और अमेरिका का वक्त आने वाला है। तो इसमें अगर ये सदाकत होती है, मुतवक्को लिखा हुआ आ रहा है और यकीनी तौर पे अभी नहीं बताया गया कि आ रहा है, तो अगर कल ये खबरें आ जाती हैं यकीनी तौर पे आ रहे हैं तो फिर दोबारा इसमें बढ़ने का इम्कान हो सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये बढ़ा था तो 10,000 तक चला गया था। और लोगों को यही उम्मीद है, लोगों का ख्याल यही है जब 2018 में ये 50,000 का हो सकता है तो फिर दोबारा भी हो जाएगा। इसके अलावा मैं नाजरीन को बताता चलूँ आपके तवज्जुह से कि जब इमाम खुमैनी साहब का इनकलाब नहीं आया था, शाह ईरान के दौर में 70 ईरानी रियाल का $1 मिलता था। और फिर जब इमाम खुमैनी साहब का इनकलाब आया और उसके बाद गिरते गिरते ये तकरीबन 1,10,000 का हो गया के बदले में 1 होना था। फिर उसके बाद जब इनमें इकनॉमिक सेक्शन हटी तो उस वक्त ये तकरीबन 1,40,000 तक पहुंच चुका था। और आज इस वक्त 13 लाख ईरानी रियाल का $1 मिलता है। तो देखो कितनी इनकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है। और यहाँ तक आपने कहा कि ये बात हकीकत है कि जब कोई इराक और अफगानिस्तान का अगर देखें आप, जब उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुई थी तो उन्होंने अपनी करेंसी को $1-2 के साथ मुंसलिक करके उसको रीवैल्यू किया। तो अभी जैसे $2 के $60 तक जो है $1 की वैल्यू बढ़ रही है, वो दोबारा बढ़ सकती है। तो 1 करोड़ अभी तकरीबन $2 का है, से $60 के रेट जा रहा है फ्लक्चुएशन मार्केट में। तो ये दोबारा जो है इसका रेट रिवैल्यू भी हो सकता है, या हो सकता है इनमें इकनॉमिक सेक्शन हट गई और हुकूमत ने अपने रुपये को रिवैल्यू कर दिया या करेंसी को चेंज कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया। तो उस वक्त लोगों को जो है मैं बार बार ये तंबीह दे रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपने अवेयरनेस रहनी है। जो ही मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये खबर आए कि ईरान अपनी करेंसी को चेंज करने वाला है, तो आपने फ़ौरन चेंज करा लेनी है, इससे पहले कि आपको पता न चले और वो कागज़ के टुकड़े बन जाए। और मैं आवाम से बार बार यही कह रहा हूँ कि लोगों का यही ख्याल है, लेकिन ये किस्म को जुए ही है, क्योंकि अगर ईरान इराक वार, ईरान की और अमेरिका की आपस में सुलह नहीं होती, खुदा न खासा जंग जारी रहती है,
तो फिर इसका रेट वही 2000 से 2500 पे हो जाएगा। और अभी आप ज़ाहिर है डबल फिगर में चला गया, 5000 में अभी मिल रहा है। ठीक है। तो ये मैं नाजरीन को पूरी अच्छा हकीकत से मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लाइनें हमें देखने को मिली जी। हर बंदा जो है वो ईरानी करेंसी जो है वो लेना चाहता है, और जैसे कि आपने बताया कि पिछले तकरीबन 50-60 रोज़ के अंदर ही हमने देख लिया इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली है। 28 फरवरी से पहले जो आपने बताया कि 2500 रुपये में 1 करोड़ ईरानी रियाल जो है वो मिल रहा था, फिर आपने बताया कि इसकी 5000 कीमत भी हुई है। ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में करेंसी ख़रीद रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? और चलें ये भी बता दें, चूँकि आप तो इस बिज़नेस को समझते हैं, आपने कितने ख़रीदे हैं अभी तक ईरानी रियाल? हम खरीद के हमें पता हो कि इसने बढ़ना है तो फिर हम बेचें क्यों? तो इसलिए हम तो खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, इसमें होल्ड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है। अगर हम होल्ड करेंगे तो ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन आवाम को मैं यही कहता हूँ, बड़े पैमाने में ना खरीदें। और इसमें जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ यानी कि 5000 से 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। और इसमें ज्यादातर लोअर तबका, मिडिल तबका, हाई एंट्री नहीं खरीद रही इसको। तो बड़े लोग अब इसमें बड़े सरमायाकार इसमें नहीं कूदे। छोटे लोग अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। जैसे 2016 में उन्होंने खरीदा था और उसके बाद बढ़ गया, तो उनको ख्याल किया कि दोबारा भी शायद बढ़ जाए। उन्होंने उसको 10,000 का खरीदा था, 1 करोड़ 60,000 में 50,000 में उन्होंने बेचा था। तो वो लोग दोबारा रिस्क लेना चाहते हैं, और सुनी सुनाई देख के साथ दूसरे लोग भी शामिल हो रहे हैं। अब तो बल्कि छोटे 500,000 रुपये के भी लोग खरीदने आ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी आप चूँकि अवेयरनेस दें, चूँकि इस बिज़नेस से आपका ताल्लुक भी है। ये जो करेंसी डीवैल्यू होती है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, और किन मेजर्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होने वाली है? देखो, हमेशा डिवैल्यू तब होती है जब किसी मुल्क का जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और जैसे इकोनॉमिक सेक्शन जिन मुल्क में लगती है उनकी करेंसी अमूमन बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो उनको दुनिया से रब्ता नहीं होता, उनकी इकानमी ग्रोथ नहीं कर रही, जीडीपी उनका बढ़ नहीं रहा होता, उनका हर तरफ से पाबंदियां होती हैं। तो यही हाल ईरान का, इराक का और उसके अफगानिस्तान का हुआ था। और उसके बाद जब उन्होंने इस पर पाबंदियां हटाई, और उसके बाद उन्होंने अपने रुपये को डिवैल्यू खत्म करके नोटों को ही वो चेंज कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, $1 15 लाख ईरानी रियाल का है। हो सकता है ईरानी हुकूमत उसको 1 लाख या 60,000 रियाल पे फिक्स कर दे, तो ज़ाहिर है इसको फिर रिवैल्यू कहेंगे, डिवैल्यू से रिवैल्यू कर दिया। अभी उसका रेट है 1,13 लाख के बदले में $1 आ रहा है। और उसके बाद अगर वो कर देते हैं, और जैसे मैंने कहा कि शुरू में ईरान के दौर में 70 रियाल का $1 था, तो जितना डॉलर के साथ फिक्स करेंगे इतनी ज़्यादा उसकी फिर वैल्यू डिवैल्यू होता है। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो ईरान भी जाते होते हैं, और अपने साथ ईरानी करेंसी भी यकीनन वो लेके जाते हैं। अगर मुस्तकबिल में भी तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ख़तरे वाली बात तो नहीं है किसी के पास बहुत ज़्यादा ईरानी करेंसी है तो कोई रिस्क नहीं, बहुत ज़्यादा तो करेंसी लेनी भी नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड भी नहीं करता। ठीक है, आपने 2-3 लाख पाकिस्तानी का अगर ले लिया तो ठीक है, इतना रिस्क लिया जा सकता है। पर बाकी इसका अगर खुदा न खासा जंग जारी रहती है और इकोनॉमिक सेक्शन नहीं हटती, तो इसका रेट फिर वही 2000 तक इसका रेट रहती है, क्योंकि हमारे एलसियाँ भी खुलती हैं, ईरानी और पाकिस्तानी करेंसी की एलसियों की इजाज़त है। और ट्रेडर भी बार्टर ट्रेड पे भी ये दोनों करेंसियाँ एक्सचेंज होती हैं। इस तरह हमारे ज़ायरीन जो जाते हैं वो भी अपने साथ लेके जाते हैं। और आजकल जब से मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो अब जो हमारे ट्रेडर हैं वो भी, जैसे कोई गुड्स ईरान को बेचता है, चावल हो गए या और कोई भी गुड्स बेचता है, तो उसके बदले ईरानी रियाल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड आ गई और बिक रहे हैं उनके। पहले बिकते नहीं थे तो लोग लेते नहीं थे, अब जब से बिकना शुरू हुए लोगों ने ईरानी रियाल जो अब हमारे ट्रेडर है वो भी लेके आके बेच रहे हैं। तो मलिक साहब, क्विकली अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ कि जिन्होंने करेंसी ली हुई है उसे होल्ड करें या बेच दें इस वक्त? देखो, अभी जिन लोगों ने पिछले जब 2500 से शुरू हुआ था, तो 2500 में भी लोगों ने 1 करोड़ लिया, उनका तो डबल हो गया, उनको तो बेच देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब पैसे डबल हो गए तो रोकने का फायदा नहीं है। और मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके पैसे डबल हो रहे हैं वो ज्यादा मुनाफे के लालच में न रहे, उसको बेच दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक बोस्तान साहब, जो कि चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान थे। करेंसी बहुत ख़रीदी जा रही है पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, हर तबका इसे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो आपने मशवरा कर लेना है, और जिसको अगर अच्छी कीमत मिलती है तो बेच के उसका प्रॉफिट भी ले सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, चाहते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।